हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आप जैसे देख पा रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के हम लोग क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट से रिलेटेड और टॉपिक जैसे कि ब्रिक के ऊपर, सीमेंट के ऊपर, लाइम के ऊपर, मोर्टार के ऊपर, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप उसको ज़रूर देखें। आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये सभी क्वेश्चन जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, जेई एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, ईएससी एग्ज़ाम में बार बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है स्टेट के एई एग्ज़ाम और जेई एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेंगे। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन के साथ हम लोग कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के अंदर डिटेल सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएगा। तो यदि आप किसी भी स्टेट एई या जेई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जेई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो वीडियो के अंदर, तो आप जो है अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दे सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन 1 को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन 1 हमें क्या बोलता है। द कॉमन एडमिशन यूज टू एक्सीलरेट द इनिशियल सेट ऑफ द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट की इनिशियल सेटिंग टाइम को या फिर इनिशियली एक्सीलरेट करवाने के लिए हम लोग कौन सा एडमिक्सचर यूज़ करते हैं? कौन सा एडमिक्सचर हम लोग यूज़ करते हैं? तो जिप्सम यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, मिक्सचर ऑफ बिटुमिन्स और इनर्ट मटेरियल, या फिर बाई प्रोडक्ट ऑफ द बिटुमिन। कौन सा हम लोग एडमिक्सचर यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? तो हमें पता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करवाने के लिए, मतलब जल्दी से इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाए, तो हम लोग यूज़ करेंगे कैल्शियम क्लोराइड। और जिप्सम जो है इसको हम लोग यूज़ करेंगे रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम को यदि आपको जल्दी करवाना है तो आप जो है कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हो, एक्सीलरेटर की तरीके से यूज़ होता है। आइए डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। कैल्शियम क्लोराइड इज़ एन एक्सीलरेटर विच इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन। कैल्शियम क्लोराइड जो है एक प्रकार का एक्सीलरेटर है विच इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन, एक्सीलरेट द इनिशियल सेटिंग टाइम। दे डिक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट एंड एक्सीलरेट द सेटिंग। मतलब वो सेटिंग टाइम, सीमेंट की सेटिंग टाइम को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा और सेटिंग को एक्सीलरेट करेगा। कैल्शियम क्लोराइड के अलावा सोडियम सल्फेट और NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो है यूज़ होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और NaOH भी इस्तेमाल होता है फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ सेटिंग टाइम। दे आर कॉमनली यूज इन द कोल्ड वेदर कंडीशन। जहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ पे कोल्ड वेदर होता है, वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वेयर अर्ली रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क इज़ रिक्वायर। जहाँ पे फॉर्म वर्क को जल्दी से रिमूव करवाना हो, वहाँ पे तुरंत सेटिंग प्रोवाइड करवानी हो, तो वहाँ पे हम लोग एक्सीलरेटर ऐसे कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज इन्फ्लुएंस मोस्ट ऑफ इट्स। कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी सबसे ज़्यादा किससे चेंजेस होती है? तो वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, वाटर कंटेंट और वाटर वाटर कंटेंट या फिर सीमेंट कंटेंट। तो ज़्यादातर वर्केबिलिटी जो है वो वाटर सीमेंट रेशियो पर से चेंज होती है, वाटर सीमेंट रेशियो पर से चेंज होती है। आइए देखते हैं। वर्केबिलिटी कैन बी डिफाइन एज अ एस विथ विच कॉन्क्रीट कैन बी कॉम्पैक्टेड एंड एस ऑफ द कॉम्पैक्शन डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द पेस्ट। लीन पेस्ट और थिक पेस्ट। लीन पेस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर सीमेंट जो है वो कम मात्रा में डाली गई हो।
क्वालिटी ऑफ द पेस्ट इज टर्न डिपेंड अपॉन द वाटर सीमेंट रेशियो इंस्टीड ऑफ द वाटर एलोन। मतलब आप वाटर और सीमेंट का रेशियो कितना ऐड कर रहे हो, इसके ऊपर जो है आपके पेस्ट की क्वालिटी डिपेंड होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन द कॉन्क्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज ए। कॉन्क्रीट के अंदर कैल्शियम सल्फेट जो है वो क्या काम करता है? कॉन्क्रीट के अंदर कैल्शियम सल्फेट क्या काम करता है? कैल्शियम सल्फेट दोस्तों एक रिटार्डर की तरीके से काम करता है। और कैल्शियम सल्फेट को ही तो हम लोग जिप्सम बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट को ही तो हम लोग जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम हम लोग सीमेंट के अंदर 2 से 3% ऐड करते हैं, जो फॉल्स सेटिंग को रोकता है। किसको रोकता है? फॉल्स सेटिंग। सीमेंट की तुरंत सेटिंग ना हो जाए उसको रोकने के लिए हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम इज अ रिटार्डर विच प्रिवेंट द फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग को रोकने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्क्रीट अटेन मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। कॉन्क्रीट अपने मेजर स्ट्रेंथ जो है कितने वीक में प्राप्त कर लेती है? 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक एंड 5 वीक। कितने वीक में? तो दोस्तों कंक्रीट जो है मेजर स्ट्रेंथ जो है 1 वीक में ले लेती है। 7 दिन के बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ 67% मिल जाती है और 28 डेज के बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो 99% उसको मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट अटेन 2/3 ऑफ इट्स स्ट्रेंथ ऑफ 28 डे स्ट्रेंथ इज इन 7 डेज। मतलब 2/3 स्ट्रेंथ जो है, 2/3 मतलब मैंने जैसे बताया 67% जितनी स्ट्रेंथ जो है वो कंक्रीट को 7 दिन के अंदर मिल जाती है। द 28 डे स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्यूब 150 mm साइज इज यूज टू डिनोट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो 28 दिन के बाद मतलब कि 28th डे पर किसी भी 150 mm क्यूब की जो साइज़ होती है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, M20 ग्रेड कंक्रीट implies that the strength of 15 centimeter cube at 28 day of the curing shall be। M20 ग्रेड कंक्रीट है तो 28 दिन के बाद 15 सेंटीमीटर का क्यूब का जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा? तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। याद रखिएगा आंसर जो आता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में आता है। M20 refer to the characteristic compressive strength of 15 centimeter cube after 28 day and it is equal to 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप अलग अलग यूनिट में देख सकते हो कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज मेजर्ड एट। कब मेजर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? तो हमें पता है कि आफ्टर 28 डे और 28 दिन के बाद कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ 99% स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज मेजर्ड एट 28 डे इन 150 mm ऑफ द क्यूब। 150 mm क्यूब के ऊपर हम लोग जो है कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं। कॉम्पैक्शन ऑफ द कंक्रीट हेल्प इन। कंक्रीट का कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं हम लोग और वो किसके अंदर हेल्प करता है? तो कंक्रीट का कॉम्पैक्शन क्या सेग्रीगेशन ऑफ द कंक्रीट करवाता है? एग्रीगेट। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि एग्रीगेट जो है कंक्रीट के अंदर से अलग अलग हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर का रिमूवल। कॉम्पैक्शन से दोस्तों एयर रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है? एयर। और एयर रिमूव होता है तो इंक्रीज द डेंसिटी। कंक्रीट की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, वॉइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं। एडिशन ऑफ द रिक्वायर्ड एयर वॉइड्स। चलिए, तो कॉम्पैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंट्रैप्ड एयर। कॉम्पैक्शन जो है एक प्रोसेस एज ए प्रोसीजर होता है जिसके अंदर रिमूवल ऑफ एंट्रैप्ड एयर, अंदर जो एयर रह गई है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। सो एज इंक्रीज द डेंसिटी, जिसके कारण से कंक्रीट की डेंसिटी जो है बढ़ सके।
स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा सके और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाई जा सके। इवन 5% एंड द 10% वॉइड्स इन द हार्डेंड कॉन्क्रीट इज लेफ्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन may result in the decrease in the compressive strength by 30% and the 60% respectively। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कितना हम लोग कॉम्पैक्शन करने के बावजूद भी कम से कम 5% या 10% वॉइड्स जो है कंक्रीट के अंदर रह जाते हैं, जिसके कारण से कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 30% और 60% जितना जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इज टू बी यूज इन द रेनफोर्स कंक्रीट एज पर IS 456। तो RCC के लिए हम जो इन द रेनफोर्स कंक्रीट, RCC के लिए हम लोग जो हैं RCC के लिए हम लोग जो हैं कितना अभी देखिए कोड IS कौन सा कोड है, IS 456 1978 है। तो उसके लिए जो है M15 आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोड रिवाइज हुआ है तो उसमें RCC के लिए बोल दिया गया है कि M20 ग्रेड यूज़ करना है। तो याद रखिएगा कि यदि 1978 वाला है तो आपको M15 यूज़ करना है, और 2000 वाला जो होगा तो उसके लिए आपको M20 लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं डिटेल सोल्यूशन। एज पर द IS 456 1978 मिनिमम ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट टू बी यूज इन द RCC इज M15। IS 456 1978 के अकॉर्डिंग पुराने ज़माने के अंदर हम लोग जो यूज़ करते थे पुराने कोड के अकॉर्डिंग, तो RCC के लिए M15 ग्रेड मिनिमम होता था। लेकिन आफ्टर द रिवीजन ऑफ द कोड IS 456 2000 व्हेन द कोड हैज़ बीन रिवाइज्ड इट इज़ so it tells us that minimum grade for the RCC is M20। M20 जो है अब हमारे लिए मिनिमम हो गया। फॉर द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड फॉर द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट इज M40 एंड द पोस्ट टेंशनिंग इज M30। याद रखिएगा दोस्तों, प्री टेंशनिंग के लिए M40 यूज़ करते हैं और पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30 यूज़ करते हैं। इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन द कॉन्क्रीट, यदि कॉन्क्रीट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? कॉन्क्रीट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? आंसर इज रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है कि वाटर सीमेंट रेशियो आप बढ़ा रहे हो। जितना आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे उतना ही आपका जो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस होगा। रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ, जिसके कारण से स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। एज पर द एब्राहम्स लॉ, अभी तो एब्राहम्स इज द साइंटिस्ट विच गिव्स द रूल्स फॉर द वाटर सीमेंट रेशियो। The strength of the workable concrete is only dependent on the water cement ratio। किसी भी वर्केबल कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो उसके वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करती है। एज द वाटर सीमेंट रेशियो इज इंक्रीज, जैसे जैसे आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे स्ट्रेंथ गेट रिड्यूस, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो वी कैन से दैट द स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो। स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो। ओके, लेट अस प्रोसीड टू द मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ग्राफ है वाटर सीमेंट रेशियो का और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के लिए जिस धीरे धीरे जो है स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो रही है, यहाँ से स्ट्रेंथ जो है बढ़ रही है। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे बढ़ेगा। हैंड कॉम्पैक्शन का ये ग्राफ है। तो हैंड कॉम्पैक्शन करेंगे तो थोड़ा कम स्ट्रेंथ रहेगा, मतलब कि हैंड कॉम्पैक्शन से वॉइड जो है वो थोड़े बहुत कम रिमूव होते हैं, और वाइब्रेशन के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्शन होगा, जिससे स्ट्रेंथ जो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ए गिवन डिग्री ऑफ द हाइड्रेशन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो इन द कॉन्क्रीट। For a given degree of hydration, the effect of increasing water cement ratio in the concrete is। अभी जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन आपको दिया हुआ है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो इन द कंक्रीट। अभी आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे कंक्रीट के अंदर तो उसका इफेक्ट क्या होगा?
इट इज़ टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी। जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे उतना कंक्रीट जो है वो फ्लोएबल बनेगा, परमिएबल बनेगा। ओके, कंक्रीट उतना ही क्या बनेगा, फ्लोएबल बनेगा। इंक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो विल रिजल्ट इनटू कैपिलरी पोर। अब जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे तो पोर्स कंक्रीट बनेगा, पोर्स जो है वो उसके अंदर रह जाएंगे, एंड इट विल इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। वो कंक्रीट की परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ वीबी टाइम फॉर द लो वर्केबिलिटी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज प्रिस्क्राइब एज। वीबी टेस्ट दोस्तों हम लोग किसके लिए करते हैं, तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए करते हैं, और सबसे लोएस्ट लो वर्केबिलिटी हो तो वीबी टाइम कितना होगा, तो आंसर इज 5 to 10 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड। आइए देख लेते हैं कि वर्केबिलिटी डिस्क्रिप्शन और वीबी टाइम का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले एक्सट्रीमली ड्राई हो, एक्सट्रीमली लो है तो 32 to 18 सेकेंड, वेरी स्टिफ या वेरी स्लो है तो 18 to 10, स्टिफ या लो है तो 10 to 5, स्टिफ प्लास्टिक मीडियम है तो 5 to 3, प्लास्टिक है तो 3 to 0। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज इन द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कॉजेस। फॉर द कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो, भाई वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो कांस्टेंट रख दिया हम लोगों ने, और डिक्रीज इन द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो हमने डिक्रीज कर रहे हैं, मीन्स सीमेंट के अकॉर्डिंग एग्रीगेट जो है वो कम कर रहे हैं, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, और वाटर सीमेंट रेशियो को हमने कांस्टेंट रखा है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वर्केबिलिटी के ऊपर, तो आंसर इज ए, वर्केबिलिटी इन द कंक्रीट इज इंक्रीजेस। मतलब वर्केबिलिटी कंक्रीट की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वर्केबिलिटी कंक्रीट की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए, तो वाटर कंटेंट डायरेक्ट रिलेशनशिप है वाटर कंटेंट का, कि एज पर द वाटर कंटेंट इज इंक्रीजेस, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा फ्लूइडिटी ऑफ द मिक्स इज इंक्रीजेस, वैसे ही कंक्रीट जो है वो फ्लोएबल बनेगी, सो द वर्केबिलिटी इज इंक्रीजेस। मतलब भाई कि कह सकते हो कि आप जो है जितना वाटर कंटेंट आप कंक्रीट के अंदर बढ़ाओगे उतना ही वर्केबिलिटी कंक्रीट की क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अभी एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज इनवर्स रिलेशनशिप, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का वाटर कंटेंट का जो वर्केबिलिटी के साथ तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का वर्केबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। हायर द रेशियो लीनर द कंक्रीट एंड लोअर द वर्केबिलिटी, जितना एग्रीगेट सीमेंट रेशियो हाई रखोगे कंक्रीट उतना ही लीन बनेगा और वर्केबिलिटी उतना ही कम बनेगा। लीन कंक्रीट मीन्स कंक्रीट हैविंग लेस पेस्ट अवेलेबल फॉर द लिब्रिकेशन ऑफ पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट। लीन कंक्रीट का मतलब है कि पेस्ट जो है वो कम अवेलेबल है फॉर द एग्रीगेट, पेस्ट मतलब पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट के लिए। एग्रीगेट की सरफेस एरिया मतलब एग्रीगेट को पेस्ट को चिपकाने, एग्रीगेट को कंबाइन बाइंडिंग करवाने के लिए जो है लेस अवेलेबल सरफेस एरिया है। अभी एग्रीगेट की साइज जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है कंक्रीट की वर्केबिलिटी के साथ। कैसे कि एग्रीगेट की साइज हायर द एग्रीगेट साइज हायर द वर्केबिलिटी, जितना बड़ा बड़ा एग्रीगेट होगा भाई, जितना बड़ा एग्रीगेट का साइज होगा उतना ही उसकी वर्केबिलिटी प्रॉपर होगी। द बिग साइज एग्रीगेट सरफेस एरिया टू बी वेटेड इज लेस, मीन्स बड़े साइज का एग्रीगेट होगा तो सरफेस एरिया जो है वो कम वेट होगा। पेस्ट रिक्वायर फॉर ल्यूब्रिकेटिंग द सरफेस एरिया विल ऑल्सो बी लेस, मतलब बड़े बड़े साइज के एग्रीगेट होंगे तो आसानी से वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे और उनके बीच की जो उनको जो ल्यूब्रिकेशन के लिए पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो भी कम पड़ती है। आइए बात हैं शेप ऑफ द एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का शेप डिपेंड करता है किस टाइप का एग्रीगेट है। तो एंगुलर एंड द फ्लैकी एग्रीगेट हैव ए लार्ज सरफेस एरिया हैंस द लेस वर्केबिलिटी। एंगुलर और फ्लैकी एग्रीगेट की सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो वर्केबिलिटी कम होती है। राउंडेड क्यूबिकल शेप एग्रीगेट हैव द लेस सरफेस एरिया। अब राउंडेड एग्रीगेट जो होंगे उनकी सरफेस एरिया कम होने की वजह से वो ज़्यादा वर्केबल होते हैं। सो लेस अमाउंट ऑफ द पेस्ट इज रिक्वायर फॉर द लिब्रिकेशन, सो द मोर वर्केबिलिटी। अब सरफेस टेक्सचर देखते हैं। सरफेस टेक्सचर स्मूथर द सरफेस हायर द वर्केबिलिटी, जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना कंक्रीट ज़्यादा वर्केबल होगा। द ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट आर मोर वर्केबल। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट मतलब अच्छे ग्रेड का एग्रीगेट जो है उसकी वर्केबिलिटी भी अच्छी होगी।
such mix will have the least void, hence the excess cement paste will be available for the lubricant. एडमिक्सचर से क्या करेंगे, तो एडमिक्सचर प्लास्टिसाइजर इंक्रीज द वर्केबिलिटी, प्लास्टिसाइजर हो गया, सुपर प्लास्टिसाइजर हो गया, ये सब जो है एग्रीगेट की वर्केबिलिटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं कंक्रीट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज ए, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट का क्या काम है, कैल्शियम सल्फेट का काम है इट इज एक्ट एज ए रिटार्डर। किसके लिए काम आता है भाई, रिटार्डर के लिए काम आता है। एक्सीलेटर के लिए कौन काम आएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ओके, तो कैल्शियम सल्फेट इन कंक्रीट इज वर्क एज ए रिटार्डर, अब एयर एंट्रेन की थोड़ा बात कर लेते हैं। एयर एंट्रेन की बात करते हैं तो एयर एंट्रेनिंग एजेंट इंट्रोड्यूस द कंक्रीट, अभी हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट जो है वो कंक्रीट के अंदर यदि इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब एयर कंक्रीट के अंदर है, तो दे इंक्रीज द वर्केबिलिटी बट रिड्यूस द स्ट्रेंथ। याद रखिएगा कि एयर एंट्रेनिंग एजेंट या एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर को यदि आप कंक्रीट के अंदर इंसर्ट करवाते हो, कंक्रीट के अंदर मिक्स करवाते हो, तो वर्केबिलिटी को वो तो बढ़ाएगा लेकिन स्ट्रेंथ को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। स्ट्रेंथ को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। एग्जाम्पल इज एल्यूमिना पाउडर, सॉल्ट ऑफ द वुड रेजिन, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट आर ऑल द एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 14, कॉम्पैक्शन ऑफ द कॉन्क्रीट हेल्प इन, कॉम्पैक्शन इन द कॉन्क्रीट किस में हेल्प करेगा भाई, डेंसिटी बढ़ाने के लिए। सेम क्वेश्चन आया हुआ था, अब भी रिपीट हुआ था कि कॉन्क्रीट की डेंसिटी बढ़ाना है तो आप जो है कॉम्पैक्शन करोगे। देख लेते हैं इसका दूसरे और दो ऑप्शन क्या दिए हैं, इंक्रीज द डेंसिटी, ओके सही है, मतलब डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा, डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा। चलिए डेंसिटी बढ़ा देगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ओके इससे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कंक्रीट कॉम्पैक्शन इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज होमोजीनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंक्रीट एंड द डेंसिटी। मीन्स कॉम्पैक्शन हम लोग कंक्रीट को होमोजीनियस बनाने के लिए, यूनिफॉर्म बनाने के लिए करते हैं और उसकी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। डेंसिटी कैसे बढ़ेगा, तो उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट हैं उसको, एक्सेस एयर को वो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, या फिर उसके अंदर जो वॉइड्स प्रेजेंट हैं, वॉइड्स ड्यू टू एयर एंड वाटर, पानी की वजह से और हवा की वजह से जो वॉइड्स प्रेजेंट हैं उस वॉइड्स को भी उसमें हमें क्या करना है, रिमूव करना है, और रिमूव करके डेंसिटी जो है वो बढ़ानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज मेजर्ड एट, वापस से रिपीट क्वेश्चन हुआ भाई। 28 डे के बाद कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थोड़ा नोट डाउन देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज मेजर्ड आफ्टर 28 डे। द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इज डिनोटेड एज M15, M20, M25 like this, where M is referred as a mixed design and the number denoted as a compressive strength of 150 mm size of the cube at 28 day in Newton per mm square। किसके अंदर, in Newton per mm square। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, M20 grade concrete implies that the strength of M15 cube at 28 day of the curing shall be कितना होगा, 20 Newton per mm square। वापस से this question is also has been repeated, so you can see the answer is 20 Newton per mm square। क्वेश्चन नंबर 17, concrete attains major part of the its strength कितने दिन में प्राप्त करेगा, तो दोस्तों अभी रिपीट हुआ ये भी क्वेश्चन, 1 वीक, एक वीक में अपना मेजर पार्ट जो है स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 18, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज, आपको सेंटीमीटर में पूछा है तो 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा आंसर, 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सही आंसर हो जाएगा। चलिए M20 refer the characteristic compressive strength of 20 megapascal या 200 kg per centimeter square when tested at 150 mm cube after the 28 days। Next question is what is shrinkage? The shrinkage of the concrete is proportional to the water cement ratio in the mix। shrinkage जो है is proportional to the
cement content is increase with the age of the concrete, all of the above. The answer is all of the above means वो सीमेंट कंटेंट डालने से कंक्रीट के अंदर भी प्रोपोर्शनल होता है, एज के साथ साथ श्रिंकेज बढ़ता भी है। द टर्म श्रिंकेज इज लूजली यूज टू डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द वॉल्यूम चेंज इन द कंक्रीट। कंक्रीट के वॉल्यूम के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो डिनोट करता है कि उसके अंदर कितना श्रिंकेज हो गया है ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर एट द डिफरेंट स्टेज। मतलब उसके अंदर से धीरे धीरे जैसे जैसे मॉइस्चर निकलते जाएगा वैसे वैसे कंक्रीट जो है श्रिंक होते जाएगा, उसके वॉल्यूम के अंदर चेंजेस होते जाएंगे। ड्यू टू द डिफरेंट रीजन द श्रिंकेज इज क्लासिफाइड एज। श्रिंकेज का क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है, देखते हैं। पहला है प्लास्टिक श्रिंकेज। प्लास्टिक श्रिंकेज इज ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर बाय द एवोपरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट के सरफेस पे जो वाटर का मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव हो जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक श्रिंकेज। द वॉल्यूम चेंज इज हाई फॉर द कंक्रीट हैविंग द हायर वाटर कंटेंट। ऐसा कंक्रीट जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो उसके अंदर वॉल्यूम चेंज भी ज़्यादा होंगे, इसके बाद आता है ड्राइंग श्रिंकेज। ड्राइंग श्रिंकेज का क्या फ़ायदा है? तो ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर इन द जेल पोर्स। अभी देखिए क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, कंक्रीट के पोर्स के अंदर, सीमेंट के अंदर जेल पोर्स हैं, पोरस कंक्रीट, या फिर समझ लीजिए कि जो वॉइड्स हैं जिसके अंदर पानी थोड़ा बहुत भरा हुआ है। तो हायर द सीमेंट कंटेंट लीड टू द हायर ड्राइंग श्रिंकेज। जितना ज़्यादा सीमेंट कंटेंट होगा उतना ही ड्राइंग श्रिंकेज ज़्यादा होगा। इसके बाद आता है थर्मल श्रिंकेज। द थर्मल श्रिंकेज, द सीजनल एंड द डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कॉजेज द कंक्रीट टू श्रिंक एंड एक्सपांड। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही कंक्रीट जो है श्रिंक होगी, कम टेम्परेचर होगा तो एक्सपांड भी हो सकता है। कार्बोनेशन श्रिंकेज, ड्यू टू CO2 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 जो है प्रेजेंट है ज़्यादा मात्रा में, रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म्स द कैल्शियम कार्बोनेट। द न्यू प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज लेस एंड द वॉल्यूम हैंस श्रिंकेज टेक प्लेस। तो याद रखिएगा CO2 की वजह से कार्बोनेशन श्रिंकेज भी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IS कोड हैज़ स्पेसिफाई द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर। IS कोड ने बताया है कि कितने दिन के बाद कंक्रीट की फुल स्ट्रेंथ मिल जानी चाहिए, तो आफ्टर 28 डेज। हम सभी लोगों को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द IS कोड द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज टेकन एट 28 डे इन 150 mm क्यूब। 150 mm क्यूब के ऊपर 28 दिन के बाद फुल स्ट्रेंथ जो है मिलने की संभावना होती है। फिर भी हमें जो है 99% अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाता है आफ्टर 28 डेज। चलिए, द कॉन्क्रीट मिक्स विच कॉजेस डिफिकल्टी इन द ऑब्टेनिंग अ स्मूथ फिनिशिंग इज नोन एज। कॉन्क्रीट मिक्स विच कॉजेस डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द स्मूथ फिनिशेस। अब स्मूथ फिनिशेस नहीं मिल रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हार्डनेस बोलेंगे। सेग्रीगेशन में अलग अलग जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और जो कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ब्लीडिंग जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सरफेस पे आ जाता है, उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन मतलब कि जो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको इंटरनल फ्रिक्शन कहा जाता है। ड्यू टू द हार्डनेस इन द कॉन्क्रीट इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द स्मूथ सरफेस। यदि कॉन्क्रीट के अंदर हार्डनेस प्रेजेंट है तो हमें जो है स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा। बिकॉज द हार्ड कॉन्क्रीट ऑफर द ग्रेट रेजिस्टेंस टू रिक्वायर द मोल्डिंग एंड द स्मूथ सरफेस। मतलब कि हार्ड कॉन्क्रीट को मोल्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है हार्ड कॉन्क्रीट की, जिसकी वजह से स्मूथ सरफेस नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द स्ट्रेंथ एंड द क्वालिटी ऑफ द कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन। स्ट्रेंथ एंड द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटी जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्या ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट, ऑल ऑफ द अबोव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव, सभी के ऊपर डिपेंड करता है। द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट,
कंक्रीट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला है कि वाटर सीमेंट रेशियो। सबसे पहला है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो, लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो हायर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट प्रोवाइडेड कंक्रीट इज वर्केबल। तो वाटर सीमेंट रेशियो जितना लो होगा, ऐसा तो नहीं कहेंगे जितना बहुत लो करके आप बनाइए कंक्रीट, ऐसा भी नहीं, मीन्स ऑप्टिमम वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो लोअर होगा तो हायर स्ट्रेंथ मिल सकती है। सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, इंक्रीज इन द सीमेंट एग्रीगेट रेशियो अल्टीमेट स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेस प्रोवाइडेड ऑल अदर थिंग्स आर द कांस्टेंट। मीन्स वाटर सीमेंट रेशियो कम करोगे तो स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगी, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, surface area of the aggregate, larger the surface area will require higher water cement ratio resulting in the lower the strength। मीन्स जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना हमें वाटर सीमेंट रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो स्ट्रेंथ में रिडक्शन आ जाएगा, स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी। सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट, रफर द सरफेस हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना सरफेस रफ होगा उतना ही स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत होगी। इसके बाद आता है कॉम्पैक्शन। द कॉम्पैक्शन, हायर द कॉम्पैक्शन एफर्ट लोअर एयर वॉइड्स एंड हायर द स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा कॉम्पैक्शन करवाओगे उतना ही एयर वॉइड्स रिड्यूस होगा और उतना ही स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्क्रीट हैविंग द स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी। ऐसा कॉन्क्रीट जिसका स्लम्प वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर है, उस कॉन्क्रीट को उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज अ प्लास्टिक कॉन्क्रीट। द स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज मीन्स 65 mm का यदि स्लम्प है, इट्स सेड टू बी द प्लास्टिक। वैल्यू ऑफ द वर्केबिलिटी एंड द डिफरेंट प्लास्टिक कंडीशन, डिफरेंट प्लेसिंग कंडीशन हम लोग देखते रहेंगे। कि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी एक्सट्रीमली लो है, कंसिस्टेंसी मॉइस्ट अर्थ, स्लम्प वैल्यू 0। यदि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है तो स्लम्प वैल्यू आपको बिल्कुल नहीं आता है, 0 आता है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.65 से 0.7 आता है। वीबी जो है वो 20 सेकेंड से ज़्यादा आएगा। प्री कास्ट पेविंग स्लैब, प्री कास्ट यदि स्लैब है तो वहाँ पर आपको यूज़ हो सकता है। मीन्स एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी, बहुत ही कम वर्केबिलिटी है, तो कम वर्केबिलिटी के लिए हम लोग स्लम्प वैल्यू टेस्ट करते ही नहीं है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट किया जाता है वहाँ पे। तो 0.65 से 0.7 के बीच में होना चाहिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, और वीबी जो है वो 20 सेकेंड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब कभी भी आपको प्री कास्ट पेविंग स्लैब, ऐसा स्लैब जैसे कि ब्रिज का गर्डर वगैरह होता है वहाँ पे स्लैब डालते हैं, ठीक है, बीम समझ लीजिए, या फिर बबल डेक स्लैब का नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ पे आप जो है इस तरीके से टेस्ट करते हैं। प्री कास्टिंग है मतलब पहले से इसका कास्टिंग किया हुआ होगा कहीं ना कहीं। वेरी लो की बात करें तो वेरी ड्राई कंडीशन, वेरी लो है तो बहुत ड्राई होगा, तो 0 to 25 mm स्लम्प होगा तो वेरी लो हम लोग बोल सकते हैं। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर यहाँ पे बढ़ रहा है, 0.7 से 0.8 होगा, और वीबी जो है वहाँ पे कम हो रहा है, 12 से 20 के बीच में होगा। रोड पेवर वाइब्रेटर, रोड सरफेस में यदि हम यूज़ करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे 0 to 25 mm। लो वर्केबिलिटी की बात करें, लो वर्केबिलिटी तो ये ड्राई कंडीशन होगा, और स्लम्प वैल्यू 25 से 50 mm, स्लम्प वैल्यू 25 से 50, और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.8 to 0.85, और वीबी की जो है 6 से 12 सेकेंड की। मास कॉन्क्रीटिंग, लाइट रेनफोर्स सेक्शन, रोड, हैंड वाइब्रेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। मीडियम मीडियम कंडीशन जो है प्लास्टिक होगा, 50 से 100 mm स्लम्प होगा, 0.85 से 0.95 कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होगा, 3 to 6 जो है वो आपका वीबी टेस्ट होगा। तो फ्लैट स्लैब हैवी रेनफोर्स सेक्शन, आरसीसी सेक्शन इज ए मैनुअल वाइब्रेटर। हाई सेमी फ्लूइड होगा, सेमी फ्लूइड होगा तो 100 से 175 mm स्लम्प वैल्यू, 0.95 to 1 कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, 0 से 3 जो है वो आपका वीबी
तो RCC with the congested reinforcement cannot be vibrated। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सेपरेशन ऑफ द वाटर और वाटर सैंड कंटेंट सेपरेशन ऑफ द वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फॉर्म ए फ्रेशली मिक्स कॉन्क्रीट इज नोन एज। क्या हो जाएगा? सेपरेशन ऑफ द वाटर। ओके, वाटर जो है सेपरेट हो रहा है भाई। जो वाटर यदि कंक्रीट के अंदर से सेपरेट हो रहा है वाटर सैंड सीमेंट के फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ब्लीडिंग हो जा रहा है। पानी जो है अंदर से बह जा रहा है, पानी जो है अंदर से निकल रहा है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? ब्लीडिंग ही तो बोलोगे, दूसरा तो क्या बोलोगे? ब्लीडिंग ही बोलोगे ना। चलिए, तो ब्लीडिंग इन दिस वाटर फ्रॉम द कॉन्क्रीट कम्स आउट to the surface of the concrete because of the low specific gravity। इसके कारण से पानी जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि बाकी का स्पेसिफिक ग्रेविटी तो बहुत ज़्यादा है, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने की वजह से वो जो है ऊपर आ जाएगा। इट इज़ सीन इन द हाईली वेट कॉन्क्रीट और बैडली प्रोपोर्शनल मिक्स। बहुत ज़्यादा पानी डाल दिए हो आप लोग, बहुत गीला कंक्रीट बना दिए हो, तो उसमें ब्लीडिंग होने की पॉसिबिलिटी है, और होएगी ब्लीडिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ जाएगा? ऊपर ही तो आएगा, सरफेस के ऊपर ही तो आएगा। ओके, नोट में देखते हैं क्या लिखा है कि व्हेन द वाटर कम्स अप विद द सीमेंट पार्टिकल टू द सरफेस इट इज कॉल्ड एज ए लेटेंस। याद रखिएगा, जो सीमेंट पार्टिकल के साथ यदि पानी ऊपर आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मोर्टार ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। अब भाई जो कोर्स एग्रीगेट है वो मोर्टार मतलब क्या होता है? मोर्टार मतलब सीमेंट और सैंड के मिक्सचर के साथ, सीमेंट सैंड और वाटर भी बोल दीजिए सीमेंट सैंड और वाटर के साथ आपका जो कोर्स एग्रीगेट है वो सेपरेट हो रहा है। वो बोलेगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहने जाना है मुझे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेग्रीगेशन हो जाना। भाई वो नाराज होके अलग जा रहा है, अलग रहने जा रहा है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? सेग्रीगेशन। क्या बोलोगे? सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन क्या है? तो सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूट मटेरियल ऑफ ए कॉन्क्रीट लाइक सीमेंट सैंड एग्रीगेट बिकॉज दे हैव द डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि इन सभी की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होने की वजह से वो क्या होंगे? सेपरेट्स हो जाएंगे। इट्स ऑफ द 3 टाइप्स। सेग्रीगेशन का भी 3 प्रकार है। कोर्सर एग्रीगेट सेपरेटिंग आउट एंड द सेटिंग डाउन। Paste separating away from the coarse aggregate, water separating out from the rest of the material is called as a bleeding। एक तो पेस्ट सेपरेट हो जाता है, एक तो कोर्सर एग्रीगेट सेपरेट हो जाता है, एक तो वाटर सेपरेट हो जाता है। इट इज सीन इन द बैडली प्रोपोर्शनल मिक्स और व्हेन द कंक्रीट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट इज ग्रेटर देन 1.5 मीटर इन द प्रोन टू द सेग्रीगेशन। दोस्तों याद रखिएगा कि यदि आप कंक्रीट की प्लेसिंग 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से यदि आप कर रहे हो तो उसके अंदर सेग्रीगेशन होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो IS कोड बोलता है कि हमें प्लेसिंग जो है 1 मीटर हाइट से ज़्यादा हाइट से नहीं करना चाहिए। मीन्स आप 1 मीटर से कम हाइट से ही प्लेसिंग करेंगे। तो जो लोग साइट इंजीनियर हैं उनको यह ध्यान रखना है। ब्लीडिंग इज अ वाटर from the concrete comes out to the surface of the concrete because of the low specific gravity। It is seen in the highly wet concrete, बहुत ज़्यादा गीला concrete, और badly proportional mixed concrete। When water comes up with the cement particles to the concrete surface is known as a latence। वापस से रिवाइज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन। करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन bulking of the sand, water content, absorption or all of the above। The answer is D, all of the above। ठीक है, volume of the moist sand is more than the dry sand due to the bulking of the sand। if we use moist sand in the calculation, यदि हम लोग मॉइस्ट सैंड यूज़ कर रहे हैं देन एक्चुअली वी हैव एडेड द लेस क्वांटिटी ऑफ द सैंड द ड्राई स्टेट देन द रिक्वायर, दस विल डिक्रीज द यील्ड ऑफ द कॉन्क्रीट।
वाटर कंटेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रेंथ एंड द वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट। वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ के ऊपर और उसके वर्केबिलिटी के ऊपर। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय एग्रीगेट एंड द सैंड शुड बी अकाउंटेड, इफ नॉट then water available for the hydration of the cement will be less and the concrete will be less workable and the weak। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब भाई वेरी इंपॉर्टेंट ये ग्रेड वाले क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आएंगे और आएंगे ही। द रेशियो ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन द कॉन्क्रीट ऑफ M20 ग्रेड कितना होता है, देखते ही बता देना। M20 ग्रेड 1:1.5:3, 1:1.5:3। तो मिक्स प्रोपोर्शन की बात करें तो मिक्स प्रोपोर्शन में याद रखिएगा, मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट इज पर्सपेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इज मेगा पास्कल। M15 का होता है 1:2:4, M20 1:1.5:3 और M25 1:1.1:2। IS 456 is restrict to use the nominal mix ratio up to the M20 grade only। IS 456 हमें बोलता है कि नॉमिनल मिक्स जो है वो M20 तक ही करना है अपने को। यदि M20 से ऊपर का कंक्रीट है तो उसके लिए आपको कंपलसरी मिक्स डिजाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट इज। यदि आप जो है सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करवाना चाहते हो तो प्लेसिंग की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट मतलब 1.5 से ऊपर तक से आपको नहीं करना है प्लेसिंग। टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग ऑफ द कॉन्क्रीट इज 150 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वाइल कॉम्पैक्टिंग द कॉन्क्रीट बाई ए मैकेनिकल वाइब्रेटर। यदि आप कंक्रीट की कॉम्पैक्टिंग मैकेनिकल वाइब्रेटर से कर रहे हैं, द स्लम्प शुड नॉट एक्सीड, स्लम्प वैल्यू कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्लम्प वैल्यू शुड नॉट एक्सीड, आंसर इज बी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्लम्प वैल्यू नहीं होना चाहिए। वाइल कॉम्पैक्टिंग द कॉन्क्रीट बाई ए मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम्प वैल्यू शुड नॉट एक्सीड, स्लम्प वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, कॉन्क्रीट इज अनसुटेबल फॉर द कॉम्पैक्शन बाय द वाइब्रेटर इफ इट इज। कॉन्क्रीट का वाइब्रेशन जो है मीन्स कॉन्क्रीट इज अनसुटेबल फॉर द कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के लिए अनसुटेबल हो जाएगा बाय वाइब्रेटर इफ इट इज़। कैसा है, यदि कॉन्क्रीट आपका प्लास्टिक है तो वहाँ पे वाइब्रेटर के थ्रू आप जो है कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते, वाइब्रेटर के थ्रू आप जो है कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते। इफ़ द कॉन्क्रीट इज़ ऑलरेडी इन द प्लास्टिक स्टेट, मतलब बहुत ही ड्राई है, पूरा का पूरा उसके अंदर सूखा ही है, द कॉम्पैक्शन बाय द वाइब्रेशन विल कॉजेज सेग्रीगेशन ऑफ द कॉन्क्रीट। यदि ऑलरेडी प्लास्टिक स्टेट में है तो उसको और आप जो है आप जो है उसका कॉम्पैक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, विल कॉजेज द सेग्रीगेशन ऑफ द कॉन्क्रीट, तो उसका सेग्रीगेशन हो जाएगा। ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट इज नॉट यूज फॉर द कॉन्क्रीट ग्रेड, ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट इज नॉट यूज फॉर द कॉन्क्रीट ग्रेड। तभी मैंने बताया था M40 दिस इज नोन एज कौन सा है ये, पोस्ट टेंशनिंग कॉन्क्रीट के लिए, पोस्ट टेंशनिंग, प्री कास्ट पोस्ट टेंशनिंग कॉन्क्रीट। ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट इज द नॉमिनल मिक्स इज यूज्ड अप टू M25। IS 456 रेस्ट्रिक्ट करता है कि नॉमिनल मिक्स जो है वो M20 ग्रेड तक ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज मेजर्ड। सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है, 3 बार रिपीट हो गया है कि 28 दिन के बाद हम लोग कॉन्क्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है मेजर करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज मेजर्ड एट 28 डेज। कितने दिन, अब देखिए देख लेते हैं कि 16 दिन में 1 डे में 16% स्ट्रेंथ मिलता है, 3 दिन में 40% स्ट्रेंथ मिलता है, 7 दिन में 65% स्ट्रेंथ मिलता है, 14 डे में 90% और 28 डे में 99% कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो 1 डे स्ट्रेंथ 16, 1 डे स्ट्रेंथ 16, 40, 65, 90 एंड 95। याद कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख लीजिएगा 16,
40, 65, 90 एंड द 99। तो 99 और 65 ये तो याद रहता है। स्लम टेस्ट इज यूज फॉर, किसके लिए करते हैं स्लम टेस्ट? तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी जानने के लिए। किसके लिए करते हैं? कंक्रीट की वर्केबिलिटी जानने के लिए हम लोग स्लम टेस्ट करते हैं। द स्लम टेस्ट इज यूज टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 34, श्रिंकेज इन द कंक्रीट कैन बी रिड्यूस बाय, श्रिंकेज इन द कंक्रीट कैन बी रिड्यूस बाय लोअर वाटर सीमेंट रेशियो, लेस सीमेंट इन द कंक्रीट, प्रॉपर कंक्रीट मिक्स एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। less water cement ratio result in the higher grade of the concrete having higher strength, durability and the less prone of the shrinkage। मीन्स यदि वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मतलब उस हायर ग्रेड कंक्रीट के अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी होगा और श्रिंकेज जो है वो कम हो जाएगा, श्रिंकेज जो है वो कम हो जाएगा। less cement in the concrete will have the less shrinkage due to less gel water and low heat of the hydration। less cement in the concrete, यदि कंक्रीट के अंदर सीमेंट की मात्रा कम है तो विल हैव द लेस श्रिंकेज, तो वो श्रिंकेज भी कम होगा ड्यू टू द लेस जेल वाटर, मतलब उसके अंदर जेल वाटर की कमी है, मतलब कि सीमेंट कम है तो सीमेंट के अंदर हमें पता है कि जेल फॉर्मेशन होता है, तो सीमेंट कम है तो जेल वाटर भी कम होगा, जेल वाटर कम होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगा जिसकी वजह से श्रिंकेज भी कम होगा। प्रॉपर मिक्स डिजाइन सच एज द यूज ऑफ द बिग साइज ऑफ द एग्रीगेट रिजल्ट इन द लेस श्रिंकेज। यदि आप बड़े साइज के एग्रीगेट यूज करोगे तो श्रिंकेज जो है आपका कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्स एंड द होलोज ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्क्रीट सरफेस इज नोन एज। ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्स, भाई जो छोटे छोटे हम्स होते हैं जो नॉल्ट्स जैसा होता है, और होलोस, इसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्क्रीडिंग करना। क्या बोलते हैं? स्क्रीडिंग करना। अभी देखते हैं स्क्रीडिंग क्या है, डिटेल स्पेसिफिकेशन हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीडिंग क्या है? द स्ट्रिकिंग ऑफ एक्सेस कॉन्क्रीट टू बी ब्रिंग द टॉप सरफेस अपर ग्रेड इज कॉल्ड एज ए स्क्रीडिंग। इट रिमूव द हम्स एंड हॉलोज ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्क्रीट सरफेस। अब देखिए आपने कॉन्क्रीटिंग कर दिया, ये प्रॉपर फिनिशिंग, अभी यहाँ पे छोटे 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 कुछ पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, तो इसी को रिमूव करना जो है कहलाता है स्क्रीडिंग करना। करते हैं कि नहीं करते हैं? सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए करते हैं ना, फ्लोटिंग। इफ द रिमूवल ऑफ द ऑल इरेगुलरिटी ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्क्रीट विच आर लेफ्ट आफ्टर द स्क्रीडिंग इट इज़ डन बाय द वुडन फ्लोट। अब आपने देखा होगा कि जो मैसन होता है उसके पास एक लकड़ी का ऐसा कुछ फ्लोटिंग के लिए यूज़ होता है, तो वो क्या करता है कि वापस से प्रॉपर फिनिशिंग करवाता है। ये देख लीजिए हैंडल जैसा कुछ होता है, यहाँ पे आप वुडन फ्लैट देख पा रहे हैं और ये स्मूथ सरफेस होता है। इसके बाद आता है थ्रॉलिंग। थ्रॉलिंग इज द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग टू बी डन आफ्टर ऑल द एक्सेस वाटर हैज़ एवोपरेटेड बाय स्टील फ्लोट टू गिव वेरी स्मूथ surface finishing. Then after the finishing, the process of leveling and smoothing the top surface of freshly placed concrete to achieve the desired appearance, अच्छा दिखे उसके लिए हम लोग फिनिशिंग करते हैं। Which of the following method may be used for getting a more workable concrete? इसमें से कौन सा मेथड आप ज़्यादातर यूज़ करोगे यदि आपको मोर वर्केबल कॉन्क्रीट बनाना है तो? आंसर इज बाय इंक्रीजिंग द सीमेंट कंटेंट, by decreasing the cement content, by using the angular aggregate in the place of the round one, by reducing the size of aggregate, none of these. Answer is A, by increasing the cement content। cement content को हम increase करेंगे। increasing the cement content reduce the increasing the cement content increasing the cement content reduce the aggregate cement ratio। यदि आप सीमेंट कंटेंट बढ़ाओगे तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या होगा? कम होगा। लोअर द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो हायर द वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट,
लोअर द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, मतलब एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जितना कम है उतना वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट जो है बढ़ेगा। मोर अमाउंट ऑफ द पेस्ट विल बी अवेलेबल टू लिब्रिकेट द पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन द वाटर फॉर द कॉन्क्रीट। प्रेजेंस ऑफ ऑयल, यदि पानी जो कंक्रीट करने के लिए आप इस्तेमाल करने वाले हैं, कंक्रीट बनाने के लिए जो वाटर आप यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर यदि ऑयल प्रेजेंट है तो आप जो है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर विल हिंडर विद द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। अब सीमेंट के हाइड्रेशन के साथ वो जो है बॉन्ड बना लेगी। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ जेल प्रोड्यूस विल बी लेस एंड सब्सिक्वेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट विल बी रिड्यूसेस। क्वेश्चन नंबर 38, टू एस्टिमेट 28-day crushing strength of the concrete cube from 7-day cube strength, we multiply the 7-day cube strength by। टू एस्टिमेट 28-day क्रशिंग स्ट्रेंथ, यदि हमें 28-day क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालना है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 1.5। 7-day strength of the concrete is 2/3 of the 28-day concrete. Hence the estimate 28-day crushing strength of the concrete, we multiply 1.5 to 7 days cube strength। तो यदि आपको 28 डे का निकालना है तो आप 7 दिन के स्ट्रेंथ में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द फ्रेश कॉन्क्रीट शुड बी। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द फ्रेश कॉन्क्रीट, देखिए यहाँ पे कॉन्क्रीट की बात किया हुआ है, तो फ्रेश कॉन्क्रीट की इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होती है, ग्रेटर देन 1 आवर, 1 घंटा से ज़्यादा। Initial setting time of the concrete is entirely different from the initial setting time of cement। सीमेंट की सेटिंग टाइम और कंक्रीट सेटिंग टाइम पूरा का पूरा डिफरेंट होता है। सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट डिपेंड अपॉन द वाटर सीमेंट रेशियो। कंक्रीट की सेटिंग टाइम जो है वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर, टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर एंड टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज ऑफ द एडमिक्सचर, इन सभी के ऊपर डिपेंड करती है। इनिशियल सेटिंग टाइम रिफर टू द स्टेज व्हेन द कंक्रीट मिक्स लूज इट्स प्लास्टिसिटी। वही होता है इनिशियल सेटिंग टाइम जिसमें अपनी प्लास्टिसिटी को धीरे धीरे जो मटेरियल है वो रिड्यूस करने लगता है। IS 8142 कवर द प्रोसीजर ऑफ द सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट। याद रखिएगा IS 8142 जो है वो कंक्रीट की इनिशियल सेटिंग टाइम को बताता है। प्रोसीजर अडॉप्टेड इज द पेनिट्रेशन टेस्ट। किस टेस्ट से हम लोग फाइंड करते हैं कंक्रीट की इनिशियल सेटिंग टाइम, किस टेस्ट से हम लोग फाइंड करते हैं, तो आंसर इज पेनिट्रेशन टेस्ट। द टाइम एलेप्स रिक्वायर्ड फॉर द पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इक्वल टू 3.5 मेगापास्कल इज कॉल्ड एज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट। Generally, initial setting time of the concrete is greater than 1 hour, so the concrete remains plastic during the concreting operation such as the transportation, placing, compaction and finishing। तो ज़्यादातर जो है 1 आवर से भी ज़्यादा होता है सेटिंग टाइम किसका, कंक्रीट का। लो वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट कन्फर्म टू अ स्लम्प ऑफ। कंक्रीट की वर्केबिलिटी लो है, लो वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट, लो वर्केबिलिटी मतलब 25 से 75 mm, 25 से 75 mm लो वर्केबिलिटी हो जाएगा। एज पर द IS 456 लो वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट कन्फर्म टू द स्लम्प वैल्यू ऑफ 25 to 75 mm। फॉर द माइल्ड स्टील and moderate exposure, if 20 mm coarse aggregate are used, minimum cement content per cubic meter of the concrete should not be less than, कितना होना चाहिए, for mild and the moderate exposure 300 kg। माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर के लिए 20 mm कोर्स एग्रीगेट के लिए 300 kg यूज़ करना है।
For the mild and the moderate exposure, if 20 mm coarse aggregate are used, the minimum cement per cubic meter of the concrete must not be less than 300 kg per meter square for the reinforced concrete। अभी कैसे concrete के लिए? RCC के लिए। तो IS कोडल प्रोविज़न है, ये आपको ध्यान रखना है, कोडल प्रोविज़न है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग इसको देख भी लेते हैं। चलिए, तो माइल्ड के लिए अभी यहाँ पे दो डिवीज़न किया गया है, एक है आपका प्लेन कंक्रीट के लिए और दूसरा आपका रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। तो माइल्ड के लिए जो है मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है? 220। मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट जो है रेशियो 0.60। मिनिमम ग्रेड यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। रेनफोर्स की बात करें तो 300 मिनिमम सीमेंट, 0.55 इसका वाटर सीमेंट रेशियो और ग्रेड जो है वो M20। मॉडरेट की बात करें तो RCC के लिए मॉडरेट की वैल्यू जो है वो सेम है और वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा सा घट गया है 0.5 और ग्रेड जो है वो M25 यूज़ करते हैं। प्लेन सीमेंट जो है वो 2240 और वाटर सीमेंट रेशियो इतना है और M15 जो है यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद सीवियर कंडीशन के लिए 250, 0.5 एंड M20 ये प्लेन के लिए, 320 RCC के लिए, 0.45 और M30 यूज़ करेंगे सीवियर में। वेरी एक्सट्रीम, वेरी सीवियर है तो सीमेंट कंटेंट बढ़ेगा। एक्सट्रीम जो है सीमेंट कंटेंट 360। एक्सट्रीम के लिए जो RCC का ग्रेड है वो M40 होता है। तो यहाँ पे 5-5 बढ़ रहा है, 20, 25, 30, 35 और 40। यहाँ पे ग्रेड जो है 15, 20, 20 और 25। सीमेंट की बात करें तो 300, 300, 320, 340, 360। पहले दो फिक्स रहेंगे, बाद में बढ़ेंगे। और वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो फाइनर सैंड डिक्रीज द वर्केबिलिटी। फॉर द कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो फाइनर सैंड डिक्रीज द वर्केबिलिटी, क्रीप इन द डिफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्क्रीट अंडर द सस्टेन लोडिंग। क्रीप इज द डिफॉर्मेशन ऑफ अंडर सस्टेन लोडिंग, बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट। फॉर द कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो फाइनर सैंड डिक्रीज द वर्केबिलिटी। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। कि वाटर सीमेंट रेशियो यदि कांस्टेंट है तो फाइनर सैंड डिक्रीज द वर्केबिलिटी। फाइनर सैंड जो है कंक्रीट की वर्केबिलिटी डिक्रीज कर देगा। क्रीप इज अ डिफॉर्मेशन, क्रीप एक प्रकार का डिफॉर्मेशन है जो सस्टेंट लोडिंग, कंटिन्यूअस लोडिंग या डेड लोडिंग की वजह से जनरेट होता है। फॉर गिवन वाटर कंटेंट द बिग साइज ऑफ द एग्रीगेट गिव द हायर वर्केबिलिटी। यदि वाटर कंटेंट कांस्टेंट है तो बड़े साइज के जो एग्रीगेट होते हैं उसके अंदर वर्केबिलिटी ज़्यादा होता है। सो द फाइनर सैंड डिक्रीज द वर्केबिलिटी, जिसकी वजह से जो फाइनर सैंड है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे सैंड हैं, 4.75 mm से कम एक टाइप साइज़ के एग्रीगेट्स हैं, तो उसकी वजह से वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। क्रीप इज डिफाइंड एज ए डिफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्क्रीट अंडर द सस्टेंट लोडिंग, दैट इज अ कांस्टेंट स्ट्रेस लेवल बोलेंगे। क्रीप इज अ डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द टोटल स्ट्रेन, क्रीप जो है वो टोटल स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 43, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC ऑफ द कॉन्क्रीट फॉर द शॉर्ट टर्म लोडिंग में बी डिराइव एज 5000 अंडर रूट FCK। 5000 अंडर रूट FCK। स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK मेगा पास्कल्स, वेयर FCK इज ए करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। याद रखिएगा साथ साथ फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज 0.7 अंडर रूट FCK। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की 0.7 अंडर रूट FCK होती है। द पर्पस ऑफ द कॉन्क्रीट कॉम्पैक्शन इज टू, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए करेंगे कॉम्पैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंट्रैप्ड एयर सो एज टू इंक्रीज द डेंसिटी, स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। द मोस्ट
द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल इज टेकन एज द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल इज टेकन एज एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 3 सैंपल। 3 सैंपल तो लेना ही पड़ेगा मिनिमम। आंसर इज बी, 3 स्पेसिमेन। Question number 46. As per the IS 456/2000, the organic content of the water used for making the concrete should not be more than organic content 200 mg per liter से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा ये डेटा। ऑर्गेनिक जो है 200 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक 3000 mg पर लीटर, सल्फेट 400 mg पर लीटर, क्लोराइड 2000 mg पर लीटर, सस्पेंडेड 2000 mg पर लीटर। ऑर्गेनिक 200 mg पर लीटर, इनऑर्गेनिक 3000 mg पर लीटर, सल्फेट 400 mg पर लीटर, क्लोराइड 2000 mg पर लीटर और सस्पेंडेड जो है वो 2000 mg पर लीटर। द pH वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 6। ये भी याद रखिएगा, pH वैल्यू जो है वो 6 से ज़्यादा, 6 से कम नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन 6। The characteristic strength of the concrete is defined as the compressive strength below which is not more than 5% of the result fail. 5% of the result fail. Question. Compressive strength of the concrete is given in the term of the characteristic strength of 150 mm cube size which is tested at 28 day, that is represented by FCK. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइन एज अ स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की बिलो विच, जिसके नीचे बिलो विच मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। मतलब 5% से ज़्यादा जो है नंबर ऑफ क्यूब फेल नहीं होने चाहिए। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। Concept assume a normal distribution of the strength of the sample of the concrete. Now you can see in the graph that is a 28 day cube compressive strength is 5% result are expected to fail. This is 1.65 sigma. So mean strength will be Fm is equal to FCK plus 1.65 into sigma. Sigma is the standard deviation. So the formula you can see like Fm is equal to FCK plus 1.65 sigma. Fm is a target mean strength, FCK is a characteristic compressive strength, and sigma is the standard deviation. This is not a target mean strength. Sigma is a standard deviation. Question number 48. The workability of a concrete is directly proportional to. कंक्रीट की वर्केबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। ये भी सही हो सकता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे भी तो डिपेंड करता है। वर्केबिलिटी जो है वाटर सीमेंट रेशियो पे भी तो डिपेंड करता है। द बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड यूज फॉर द स्लम टेस्ट इज रिस्पेक्टिवली बॉटम डायमीटर 20, टॉप डायमीटर 10 एंड हाइट इज 20, 10 और 30 सेंटीमीटर। आंसर इज सी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लम्प की वैल्यू का, टेस्ट का स्लम्प जो है दिया है, मोल्ड्स ऑफ द स्लम्प। क्वेश्चन नंबर 50. एडिशन ऑफ द CaCl2 इन द कॉन्क्रीट रिजल्ट इन इंक्रीज द स्ट्रेंथ, डिक्रीज सेटिंग टाइम। CaCl2 सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करता है। इंक्रीज द सेटिंग टाइम 50वां, ऑप्शन बी ओनली 1 and 2। डिक्रीज सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को कम कर देगा, मतलब डिक्रीज करेगा। बिल्कुल सही है, सेटिंग टाइम को क्या करेगा? कम कर देगा। जल्दी से सेट करना मतलब सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देना। इंक्रीज श्रिंकेज भी बढ़ाएगा साथ साथ में, वो भी देख लीजिए। तो ऑप्शन बी सही है। कैल्शियम क्लोराइड इज एड मिक्सचर
विच एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन की प्रोसेस को जल्दी कर देगा। और हाइड्रेशन की प्रोसेस को जल्दी करने का मतलब है कि सेटिंग टाइम जल्दी हो रहा है, सेटिंग जल्दी हो रहा है मतलब सेटिंग टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज द सेटिंग टाइम। कॉन्क्रीट अटेंड अर्ली स्ट्रेंथ एंड द रिड्यूस रिजल्ट इन द हाई श्रिंकेज, और जल्दी से कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेगी और श्रिंकेज जो है वो जल्दी बढ़ जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं समाप्त। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसे लगा आप जो है मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप किसी भी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर करते रहिए, जिससे कि मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।